पिछले कालांश में हमने आयकर की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। आज इसको आगे बढ़ाते हुए निवास स्थिति का आयकर दायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे। यानी कि निवास स्थिति एवं आयकर दायित्व, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। अर्थात इसमें यह देखा जाता है कि एक करदाता की निवास स्थिति उसके कर दायित्व को किस प्रकार से प्रभावित करती है। निवास स्थिति की दृष्टि से करदाता तीन प्रकार के होते हैं। भारत में निवासी, भारत में असाधारण निवासी और भारत में अनिवासी। यथा रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। जैसा कि करदाता कई प्रकार के होते हैं, यथा व्यष्टि करदाता, एचयूएफ करदाता, फर्म करदाता, कंपनी करदाता, सहकारी समिति करदाता, स्थानीय संघ करदाता, व्यक्तियों का समुदाय करदाता। लेकिन बीकॉम पार्ट सेकंड के पाठ्यक्रम में आयकर की दृष्टि से व्यष्टि, एचयूएफ एवं फर्म, ये तीन प्रकार के करदाता ही हमारे पाठ्यक्रम में आते हैं। इसलिए निवास स्थिति के हिसाब से सभी प्रकार के करदाताओं की निवास स्थिति के बारे में कमोबेश जानकारी हमें होनी चाहिए, लेकिन अधिक फोकस हमें व्यष्टि, एचयूएफ और फर्म करदाता पर ही डालेंगे। व्यष्टि करदाता तीन प्रकार का होता है निवास की दृष्टि से। भारत में निवासी, रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया, और भारत में अनिवासी करदाता यानी कि नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। निवासी करदाता यानी कि निवासी व्यष्टि करदाता के लिए दो प्रकार की शर्तें हैं। पहली शर्त, जिसको कि हम आधारभूत शर्त के भी नाम से जानते हैं, कि वह गत वर्ष में भारत में निवासी रहा हो। भारत में निवासी रहने का मतलब कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। या तो वह इस शर्त को इस प्रकार से पूरी कर सकता है, या फिर गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर के कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। इन दोनों प्रकार में किसी भी प्रकार से एक व्यष्टि करदाता शर्त पूरी कर देता है तो वह निवासी भारतीय की प्रथम शर्त यानी कि आधारभूत शर्त को पूरी कर देता है, यानी कि किया हुआ माना जाता है। यहां पर भारत में रहने का आशय कि स्थायी रूप से भारत में रहने से नहीं है, लगातार भारत में रहने से नहीं है। गत वर्ष जो कि हमारे लिए 2019-20 गत वर्ष है, उसमें कभी भी किस्तों में कभी 10 दिन रहा हो, कभी 20 दिन रहा हो, कभी 15 दिन रहा हो, और होटल में रहा हो, और फुटपाथ पर रहा हो, कहीं किराए पर रहा हो, अपने घर में रहा हो, यहां तक कि भारतीय समुद्री सीमाओं के भीतर भी यदि रहा है, जहाज पर भी है, तो भी वह भारत में निवासी माना जाएगा। दो सहायक शर्तें, एक शर्त जिसमें पिछले 7 वर्षों में कुल मिलाकर के 730 दिन भारत में रहा हो, और दूसरी शर्त पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में भारत में निवासी रहा हो, अर्थात भारत में निवासी रहने की शर्त पूरी की हो। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, यदि कोई करदाता
कोई व्यष्टि करदाता ये तीनों प्रकार की शर्तें फुलफिल करता है, पूर्ण करता है, तो वह भारत में निवासी करदाता माना जाएगा। लेकिन यदि प्रथम शर्त पूर्ण रूप से पूरी करता है, चाहे 182 दिन के हिसाब से पूरी करे या गत वर्ष में 60 दिन और पूर्व के 4 गत वर्षों में 365 दिन रहने के हिसाब से पूरी करे, तो लेकिन इसके साथ ही जो सहायक शर्तें हैं दोनों, वह पूरी नहीं करता है, दोनों या दोनों में से एक, तो ऐसा माना जाएगा कि वह करदाता गत वर्ष के लिए भारत में असाधारण निवासी करदाता है। लेकिन एक ऐसा व्यष्टि करदाता जो प्रथम शर्त ही पूरी नहीं करता है, चाहे वह सहायक शर्तें यानी कि गौण शर्तें दूसरी और तीसरी दोनों पूरी करता हो, तो ऐसी स्थिति में वह भारत में अनिवासी करदाता माना जाएगा। दूसरा प्रकार का करदाता HUF, हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए दो बातें हमें देखनी होती हैं। सर्वप्रथम, HUF का किसी प्रकार का अपने आप में स्टेटस नहीं है, तो वैधानिक स्टेटस उसके कर्ता, जिसको हम मैनेजर भी कह सकते हैं, मुखिया भी कह सकते हैं, परिवार के मुखिया, कर्ता, मैनेजर, उसके हिसाब से देखा जाता है। यदि परिवार का मुखिया या कर्ता या मैनेजर निवासी व्यष्टि की प्रथम शर्त पूरी करता है और साथ ही साथ गत वर्ष में परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण यानी कि परिवार के व्यापार का प्रबंध एवं नियंत्रण कुछ समय या पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वह HUF यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार भारत में निवासी माना जाएगा। यहां पर ध्यान देने की बात है कि प्रथम शर्त की पूर्ति HUF के कर्ता के हिसाब से देखी जाती है और दूसरी जो सहायक शर्त है वो HUF के व्यापार के हिसाब से देखी जाती है, उसके व्यापार के प्रबंध नियंत्रण के हिसाब से देखी जाती है। दोनों शर्तें पूरी तो HUF भारत में निवासी। और यदि प्रथम शर्त पूरी करता है और दूसरी शर्त प्रबंध नियंत्रण वाली पूरी नहीं होती है, तो भारत में असाधारण निवासी। और यदि परिवार का कर्ता प्रथम शर्त को ही पूरी नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में HUF भारत में अनिवासी माना जाएगा। यहां पर ध्यान देने की बात है, प्रबंध नियंत्रण का मतलब क्या है? प्रबंध नियंत्रण का मतलब है कि व्यापार का प्रबंध कहां से किया जा रहा है। यदि उसका कर्ता भारत में है, यदि उसका हेड ऑफिस जहां पर प्रशासनिक काम होते हैं वो भारत में गत वर्ष पूरे समय के लिए या कुछ समय के लिए भारत में रहा है, तो प्रबंध नियंत्रण पूर्ण या आंशिक भारत में माना जाएगा। तीसरा प्रकार का करदाता फर्म करदाता। फर्म निवास स्थिति की दृष्टि से केवल मात्र दो प्रकार की हो सकती है, भारत में निवासी फर्म और भारत में अनिवासी फर्म। निवासी फर्म तब मानी जाएगी जब उसका पूर्ण या आंशिक प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में रहा हो, और यदि ऐसा नहीं है, गत वर्ष में किसी भी समय किसी भी रूप में प्रबंध नियंत्रण भारत में नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में फर्म भारत में अनिवासी मानी जाएगी। प्रारंभ में मैंने बताया कि बीकॉम पार्ट सेकंड के आयकर के पाठ्यक्रम में व्यष्टि, HUF और फर्म ये तीन प्रकार के करदाता ये हैं, लेकिन सामान्य जानकारी अन्य करदाताओं की भी रखी जा सकती है। तो निवास स्थिति के हिसाब से जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी एक तो भारतीय कंपनी, भारतीय कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी, ऐसा निगम जिसकी स्थापना यानी कि रजिस्ट्रेशन भारत में स्थापित किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। कंपनी अधिनियम पूर्व में 1956 था, वर्तमान में 2013 है। इसके अलावा किसी विशेष विधेयक के अधिनियम के द्वारा स्थापना हुई हो, ऐसी सारी की सारी कंपनियां भारतीय कंपनियां कहलाती हैं। ये भारतीय कंपनियां भारत में निवासी करदाता कहलाती हैं।
लेकिन ऐसी विदेशी कंपनियां भी जिन्होंने लाभांश घोषित करने की पूरी व्यवस्था भारत में कर रखी है, वो भी भारत में निवासी करदाता की श्रेणी में आती हैं। अब दूसरा पहलू इसका निवास स्थिति का यह आता है कि ये निवास स्थिति करदाता के कर दायित्व को किस प्रकार से प्रभावित करती है, अर्थात निवास स्थिति के हिसाब से करदाता का कर दायित्व किस प्रकार से बदल सकता है, कमोबेश या कम या अधिक हो सकता है। देखिए कि निवासी करदाता का कर दायित्व विस्तृत होता है और असाधारण निवासी करदाता का कर दायित्व उसकी तुलना में कम होता है और एक अनिवासी करदाता का कर दायित्व सबसे कम होता है। निवास स्थिति के हिसाब से हम आयों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटते हैं और कई बार 5वां भाग भी ले लेते हैं। पहली प्रकार की आयें ऐसी आयें जो भारत में प्राप्त हुई हों या प्राप्त हुई समझी गई हों। ऐसी आयें जो भारत में प्राप्त हुई हों या भारत में प्राप्त हुई समझी गई हों। ऐसी आयें जो भारत के बाहर प्राप्त हुई हों या प्राप्त हुई समझी गई हों। ऐसी आयें जो भारत में उपार्जित हुई हों। ऐसी आयें जो भारत के बाहर उपार्जित हुई हों। ऐसी आयें जो भारत के बाहर उपार्जित हुई हों लेकिन ऐसे व्यापार अथवा पेशे से उपार्जित हुई हों जिसका प्रबंध और नियंत्रण भारत में स्थापित है। और इसके अतिरिक्त यद्यपि वो किसी प्रकार की कोई आय की श्रेणी में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी हम समझाने की दृष्टि से, भ्रमित करने की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से उसको एक श्रेणी मान लेते हैं। पूर्व के वर्षों की कर न लगी विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई जाती है। अब एक एक पर अपन प्रकाश डालते हैं। ऐसी आय जो भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी गई है। यहां पर प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी गई का मतलब यह है कि प्रथम आय जहां से आय का उद्गम होता है वहां से प्रारंभ होकर के आय प्रथम बार जहां पर रुकती है या जहां पर प्राप्त होती है करदाता को स्वयं को या करदाता के प्रतिनिधि जैसे बैंक आदि को, वहीं पर आय की प्रथम प्राप्ति मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक राम नाम का व्यक्ति है, राम नाम का करदाता है जो दिल्ली में एक कंपनी में काम करता है, नौकरी करता है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में उसके बैंक खाते में उसका वेतन जमा हो जाता है तो ये माना जाता है कि राम के वेतन की प्रथम प्राप्ति दिल्ली यानी कि भारत में हो रही है। लेकिन एक सुरेश नाम का व्यक्ति लंदन में काम करता है और वहां उसका वेतन सीधा लंदन से दिल्ली में बैंक खाते में उसमें क्रेडिट होता है, तो यहां पर यह माना जाएगा कि सुरेश का वेतन प्रथम बार दिल्ली में प्राप्त हुआ है और दिल्ली में प्राप्त होने की वजह से वो भारतीय आय मानी जाएगी। यदि एक बार उसके बैंक खाते में लंदन में जमा हो जाता है और वहां से बैंक ड्राफ्ट बना करके या और अन्य किसी माध्यम से दिल्ली में भेजा जाता है तो वेतन की प्रथम प्राप्ति इंग्लैंड में मानी जाएगी, फिर वो भारत में प्राप्त हुई आय नहीं मानी जाएगी। उपार्जित होने का मतलब है उपार्जन यानी कि जहां पर उद्गम स्थान से है, एक व्यक्ति दिल्ली में काम करता है और लेकिन उसका वेतन इंग्लैंड में उसके बैंक खाते में सीधा जमा होता है, यहां पर उसको प्राप्त नहीं होता है, तो प्राप्ति की दृष्टि से ये विदेश में प्राप्त हुई आय मानी जाएगी, लेकिन उपार्जन की दृष्टि से ये भारत में उपार्जित हुई मानी जाएगी। और इसी प्रकार से ऐसी आय जो भारत के बाहर ही प्राप्त होती है, भारत के बाहर ही उपार्जित होती है, लेकिन एक ऐसे व्यापार अथवा पेशे से हो रही है जिसका प्रबंध नियंत्रण भारत में है, तो ऐसी स्थिति में वो आय भी कुछ विशिष्ट प्रकार के करदाताओं की दशा में कर योग्य मानी जाएगी। अब इसका कर दायित्व किस प्रकार से देखेंगे। एक निवासी करदाता भारत में प्राप्त हुई समझी गई आयें, भारत में उपार्जित हुई समझी गई आयें, भारत के बाहर की आयें जो भारत द्वारा नियंत्रित व्यापार अथवा पेशे से हो रही हैं,
और भारत के बाहर उपार्जित अन्य प्रकार की आय, ये सभी प्रकार की आय एक निवासी करदाता की आय में शामिल की जाती हैं। लेकिन असाधारण निवासी करदाता की दशा में केवल मात्र भारतीय संबंध रखने वाली आय, अर्थात ऐसी आय जिनकी प्रथम प्राप्ति भारत में हुई हो, या ऐसी आय जिनका उपार्जन स्थल भारत में हो, वे ही शामिल होती हैं। और भारत के बाहर उपार्जित या प्राप्त हुई ऐसी आय जो भारत में नियंत्रित व्यापारों पेशे से प्राप्त हुई हों, अर्जित हुई हों, वे भी एक असाधारण निवासी करदाता की आय में शामिल की जाती हैं। अर्थात एक असाधारण निवासी करदाता का कर दायित्व थोड़ा सीमित है, लेकिन जब एक अनिवासी करदाता की बात करते हैं तो उसमें केवल मात्र ऐसी आयें ही शामिल होती हैं जिनका संबंध भारत से है, अर्थात जो आयें प्रथम बार भारत में प्राप्त हुई हैं या प्राप्त हुई समझी गई हैं, या ऐसी आयें जो भारत में उपार्जित या उदय हुई हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आयें अनिवासी करदाता की आय में शामिल नहीं होती हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि निवास स्थिति करदाता के कर दायित्व को प्रभावित करती है। निवासी करदाता का कर दायित्व विस्तृत होता है, अनिवासी करदाता का कर दायित्व संकुचित होता है। लेकिन एक करदाता को अपने कर दायित्व को संकुचित करने की दृष्टि से स्वयं को ये प्रमाणित करना पड़ेगा और स्वयं को ये स्पष्ट और जो यानी कि निर्धारित करना पड़ेगा कि वह अनिवासी करदाता की श्रेणी में है या असाधारण निवासी करदाता की श्रेणी में है, अन्यथा वह निवासी करदाता ही माना जाएगा और निवासी करदाता की दशा में उसका आय का क्षेत्र विस्तृत होगा। धन्यवाद।